Good morning, students. Today I am going to teach geography lesson 4 agriculture, and this is the third video of this lesson. Before this, I have completed 2 lecture on this video और मैं उसको सेंड भी कर चुका हूँ आपके YouTube पर, WhatsApp पे और विद्यालय ऐप पे। आप वहां से देख सकते हैं। आज मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ। लेसन का ये टॉपिक थर्ड टॉपिक है और ये थर्ड वीडियो है। ओके, तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड आई विल स्टार्ट। ओके, तो पेज नंबर निकालिए आप लोग 42 टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ओके बेटा, ऑलरेडी ना। ओके, तो देखते हैं। It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Sustained use of land without computable techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. यानी कि जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लासों में, पिछले लेसन में भी हमने पढ़ा कि जो इंडिया का मेन ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज है वो आपका है एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर है। और ये एग्रीकल्चर हमारे कंट्री में लगभग हजारों वर्षों से की जा रही है मैन्युअली, जबकि उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल, कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या कोई सुधार नहीं हुआ था। आपने पढ़ा बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर, आपने पढ़ा झूम कृषि, आपने पढ़ा और सारी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं जो विदाउट टेक्नोलॉजिकली या विदाउट इंस्टीट्यूशनली रिफॉर्म्स किए वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो वहां से लेकर के हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे कि किस तरह से चेंजेस हुआ। यहाँ तक कि जो पहले का एग्रीकल्चर था, इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर। यानी कि यहाँ तक की बात है कि इसमें कोई इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं अवेलेबल थे, कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं थे। फिर भी जो है हमारे इंडिया के फार्मर जो है अपने एग्रीकल्चरल को कंटिन्यू रखें। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोसेस और सीरियस चेंजेज, यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, ये जो समस्याएं बढ़ती गई कि भाई पॉपुलेशन बढ़ते गया, फूड ग्रेन्स की जो अवेलेबिलिटी है या प्रोडक्टिविटी है वो उतना नहीं हो पा रहा जितना हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसको लेकर के एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन नीड्स सम सीरियस टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। यानी कि इस तरह से जो हमारे पॉपुलेशन का पूरा 60% जो एरिया पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट अपने लाइवहुड के लिए, अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस के लिए एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। इसलिए बहुत एक सीरियस चैलेंजेज हो जाता है कि जब हम इसमें रिफॉर्म नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, तब तक जो है जो है वो नहीं हो सकता है, दैट मीन्स रिफॉर्म नहीं हो सकता है। दिस कलेक्टिवेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कोऑपरेशन एंड एब्सोल्यूशन ऑफ जमींदारी, यानी कि बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स किए गए, बहुत सारे सुधार किए गए इस एग्रीकल्चरल इसमें, ताकि लैंड रिफॉर्म्स इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे प्रोग्राम चले, इसमें लैंड रिफॉर्म का नाम दिया गया। और ये फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान, जब पहली पंचवर्षीय योजनाएं बनी तो उसमें फोकस किया गया लैंड रिफॉर्म पे कि किस तरह से लैंड को रिफॉर्म किया जाए और अधिक से अधिक प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चरल यूज में हो सके। ओके, द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म वेयर इन इट इनेक्टेड बट द लॉज इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग of Lock War. The government of India embarked upon the introducing agricultural reforms to improve the Indian agriculture in the 1960 and 1970। बेटा हमारे कंट्री में जो है बहुत सारे एग्रीकल्चरल चैलेंजेस थे, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्टेप बाय स्टेप उसको दूर कर रिड्यूस करने का काम किया 1960 में भी और 1970 में। बेटा आप लोग था अपना स्पीकर को ऑफ कर दीजिए। शालिनी विश्वकर्मा, प्लीज ऑफ योर बेटा स्पीकर। द ग्रीन रिवोल्यूशन, द शालिनी बेटा प्लीज ऑफ योर स्पीकर। ओके, द ग्रीन रिवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजिकली and the white revolutions
where the sum of the strategic initiated to improve the lot of Indian agriculture। यानी कि दो एग्जांपल्स के नाम दिया गया है यहाँ पर, ग्रीन रेवोल्यूशन और फ्लड रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन। ये शो करते हैं कि हमारे कंट्री में किस तरह से एग्रीकल्चरल फील्ड में इंप्रूवमेंट का काम किया गया। बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट इन अ फ्यू सिलेक्टेड एरिया। यानी कि जो रिवोल्यूशन हुए व्हाइट और ग्रीन, ये बेटा केवल हमारे कंट्री में पूरे जगह नहीं, कुछ ही एरियाओं में इसका इफेक्टेड रहा है। Therefore, in 1980 and 1990, comprehensive land development program was initiated। इस तरह से हमारे कंट्री में 1980 1990 में लैंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए गए, विच इंक्लूड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। इसमें संस्थागत और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म भी हुए। प्रोविजंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज, establishment of the Gramin Bank cooperative societies and banks are providing loans facility to the farmers and lower rates of interest were some important step in the direction। यानी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किया फार्मर्स को बेनिफिट्स के लिए। सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया गया उसमें कि फार्मर्स को इंश्योरेंस दिया गया, ताकि मान लीजिए कभी कभी ड्रॉट हो गया, बाढ़ आ गया, साइक्लोन आ गया, फायर आ गया, कोई डिजीज आ गया, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई लॉसेस होता है फार्मर्स को तो उसको इंश्योरेंस की पॉलिसी दी गई, ताकि उसे कोई लॉस ज्यादा न हो और उसका लॉस का भुगतान अकेले उसको न बियर करना पड़े। उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैंक्स भी ओपन किए जो किसान के फेवर में थे, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम हो गया, सम ऑफ द अदर्स स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। ऐसे बहुत सारे वर्क जो थे इंडिया गवर्नमेंट ने फार्मर्स के बेनिफिट में किया। मोर इवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर द फार्मर्स वेयर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। आप लोगों ने भी देखा होगा रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से फार्मर्स की समस्याओं को सुन करके उस पर रिप्लाई करने की प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने चलाती हैं। बेटा आप लोग आवाज मेरी सुन पा रहे हैं कि नहीं? रिप्लाई प्लीज। ओके, ऐसे बहुत सारे सरकार गवर्नमेंट ने प्रोग्राम भी चला रखे हैं जिससे फार्मर्स को बेनिफिट होता है। ओके, और द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में फूड सिक्योरिटी में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट जो है फिक्स करती है कि आपका अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है तो किस रेट से सेल करेंगे, उसका एक प्राइस भी सेट करती है गवर्नमेंट। और यूनिमेटिव एंड प्रोक्यूरमेंट प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेंट, दैट मींस यहाँ पर है एक टॉपिक आप पढ़ेंगे ग्राम दान या भूदान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स का। इसको देखा ना एक बार महात्मा गांधी और विनोबा भावे जो है आपको पता है कि दोनों चीज से जिसका संबंध रहा है। इसमें मेन कहानी यही है कि ग्राम दान भूदान क्या होता है कि एक बार जो है विनोबा भावे पूरे कंट्री के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक बार जो है एक मीटिंग रखी थी। वंस वेन डिलीवर्ड ए लेक्चर एट द पंचमपोली इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक पंचमपोली गांव में वो मीटिंग कर रहे थे, तो तब तक कुछ लोग गरीब परिवार से आए और उन्होंने कहा कि महाराज हमें कुछ जमीन दिलवा देते तो हम लोग भी कुछ एग्रीकल्चर करते, खेती करते, हम लोग का भी कंडीशन जो है बेटर हो जाता। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं प्रोमिस तो नहीं करूंगा कि आज मैं दिलवा दूंगा, बट ये जरूर करूंगा कि मैं आऊंगा गवर्नमेंट से बात करूंगा और आपकी कंडीशंस को मैं सुधार करने में हेल्प कराऊंगा। तब तक क्या हुआ, एक नाम है श्री राम चंद्रा रेड्डी, उन्होंने अचानक खड़े हुए और उन्होंने ऑफर किया कि हमारे 80 एकर्स जो लैंड है इन 80 मजदूरों में बांट दिया जाए। तो उसी को बोले हैं भूदान, यानी कि भू मीन्स जमीन और दान मीन्स दे देना, दान करना, यानी कि उसको बोले हैं भूदान आंदोलन या भूदान मूवमेंट। और बाद में ये इतना मतलब जोड़ पकड़ लिया कि लोग बड़े बड़े जमींदार जो थे वो अपने गाँवों को, अपने जमीनों को लगे लोग दान करने, तो उसको बोला गया ग्राम दान। यानी कि भूदान और ग्रामदान 2 पॉइंट पढ़ लीजिएगा। इसमें कौन चलाया था भूदान आंदोलन, हु लेड द भूदान मूवमेंट, तो विनोबा भावे। कौन? विनोबा भावे। ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है
कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन हमारे नेशनल इकोनॉमी में है, हमारे राष्ट्रीय आमदनी में नेशनल एग्रीकल्चर की क्या भूमिका है, एम्प्लॉयमेंट में कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर फील्ड से आता है, और फिर उसका आउटपुट क्या होता है। हमें मेनली यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो आप देखें अभी कि 60% पॉपुलेशन जो है डिपेंड करती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर, तो इससे नेशनल को क्या बेनिफिट होता है। तो आप जानते हैं कि हमारे कंट्री में सबसे अधिक टैक्सेस जो हैं एग्रीकल्चरल फील्ड से ही आता है, और उसमें प्राइमरी सेक्टर चूंकि यह है एग्रीकल्चर, इसलिए अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट भी क्या करता है, एग्रीकल्चरल फील्ड ही देता है। और आउटपुट कहें तो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा भी है कि इससे क्या होता है कि आपको फूड ग्रेन से लेकर के इकोनॉमिक, यानी कि उसको कह सकते हैं कैश क्रॉप से आउटपुट भी ज्यादा होता है, जिसको जीडीपी के रूप में हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी थ्रू इट्स शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी हैज रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन ट्रेंड फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स। यानी जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर कहते हैं कि भारत का जो आर्थिक स्थिति है उसका ये बैकबोन है। बैकबोन मतलब होता है मेन आपकी स्ट्रक्चर जो उससे अशन करता है। तो एग्रीकल्चर भारत की मेन इकोनॉमी का बैकबोन कौन है, एग्रीकल्चर। जो कैसे मापते हैं, तो जीडीपी जब कहते हैं इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे क्या बोलते हैं, घरेलू उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अगर हिंदी की बात करें हम तो बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहते हैं हम लोग। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। Yet this decline trend from 1950 onwards, yet this the share of the providing employment and livelihood to population continues to be as high as 63% in 2001। यानी कि जो है एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लाइवहुड यानी कि जीवन जीने की भी एक मतलब ये प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर, जो है कि ये 63% जो 2001 में काउंट की गई थी। The decline share of agriculture to the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to the decline in other sphere of economy, having wider implication for society. Considering the importance of agriculture in India, the government of India made concentrated efforts of the modernized agriculture। यानी कि हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने देखा कि किस तरह से जो एग्रीकल्चर हमारे कंट्री के लिए बैकबोन है या एक मेन वो है। हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिसर्च भी किया, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी की एग्रीकल्चरल के फील्ड में, ताकि हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिकली कंडीशंस है या फिर जो लाइवहुड का अवेलेबिलिटी है वो बराबर है। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे वर्क भी किए। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या किया है कि इटेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि एक संस्था इसको बोलते हैं ICAR। ICAR मतलब इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चरल इन्वेस्ट्रीज जो है ओपन की, वेटनरी सर्विसेज ओपन की, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर सर्विस ओपन की, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की, यानी कि फलों की जो एग्रीकल्चर होती है उसको बोलते हैं, उसको भी डेवलपमेंट किया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, बहुत सारी सुविधाएं जो है गवर्नमेंट के लिए भारत गवर्नमेंट ने दिया ताकि एग्रीकल्चरल फील्ड में अधिक से अधिक इंप्रूवमेंट हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द सेम। यानी कि इसके साथ साथ जो और सारे मटेरियल्स थे उसको भी गवर्नमेंट ने इम्प्रूव करने का कार्य किया। तो आपने पीछे नीचे में एक वो दिया है, टेबल दिया, मैं उसको दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे कंट्री का जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चरल फील्ड से आता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि इंडिया ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर इन परसेंटेज, यानी कि इंडिया में किस तरह से जीडीपी ग्रोथ होता है अलग अलग सेक्टरों में। तो आप देखते हैं कि 1980 टू 1991 और 92 से 2001, 2002, 2007 में किस फील्ड में कितना जीडीपी ग्रोथ किया है, क्या हुआ, इसका रेशियो दिया हुआ है। सबसे ऊपर दिया एग्रीकल्चर। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था 3.6% वो था आपका 1980
से 1991 तक। ओके, और यही जो रेशियो है थोड़ा सा कम हुआ है बीच में, 3.3 हो गया है, जबकि इधर क्या हुआ है, बढ़ा हुआ दिखाया गया है 4.0। उसी प्रकार इंडस्ट्रीज क्या फ्लो करता है, तो इंडस्ट्री से है 7.1 करता है, फिर बीच में थोड़ा सा कम हुआ है, और फिर यहाँ तो हम इस टेबल को देखेंगे तो ये लगता है कि हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस रही है। ओके, तो हम आगे नेक्स्ट देखता हूँ, चलते हम लोग। From the above table, it is clear that though the GDP growth rate is increasing over the years, यानी कि समय बीतने के साथ साथ जो जीडीपी का रेट है वो सभी फील्डों में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ओके, इट इज नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी इन अ कंट्री, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना सफिशिएंट है, ठीक है, बट हमें इसमें और सारे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। Today, Indian farmers are facing a big challenges from the international competition, and our government is going ahead with reduction of the public investment in agricultural sector, particularly in irrigation, power, rural road market and मैकेनाइजेशन, यानी कि इसके साथ साथ और सारे प्रॉब्लम्स जो है हमारे इंडियन फार्मर्स को ट्रबल्स पहुंचाते हैं। जैसे आपका हो गया इरिगेशन की फैसिलिटी हो गया, मेनली रूरल रोड्स हो गए, मार्केट हो गए और मैकेनाइजेशन हो गया, सब सारी चीजों में बहुत सारी समस्याएं आती है। और सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज्ड लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मोreover, reduction is an important duties on agricultural products have proved detrimental to agriculture in the country. That means हमारे कंट्री में फार्मर्स की फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया या इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म किया या बहुत सारे नए नए बैंक्स की भी वो की, ताकि अधिक से अधिक फार्मर्स को बेनिफिट हो सके इससे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी, जिसको आपने क्लास 9th में देखा है। फूड सिक्योरिटी क्या होता है, यानी कि गवर्नमेंट ने जो है आप देखा कि हमारे कंट्री में कितनी सारी डाइवर्सिटीज हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड, अकॉर्डिंग टू द क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल कंडीशन। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारी गवर्नमेंट ने फील की कि बहुत सारे एरियाओं में जो फूड ग्रेन्स है वो अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती जितनी कंज्यूप्शंस है। तो हमारे गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी क्या होता है कि फूड ग्रेन्स अवेलेबल फॉर ऑल द सिटीजन्स, ठीक है, इन एनी एरिया, किसी भी एरिया में प्रत्येक नागरिकों को खाने के लिए भोजन को अवेलेबल होना ही क्या होता है, फूड सिक्योरिटी होता है। तो इसमें हमारे गवर्नमेंट ने 2 सिस्टम चलाए इन ऑर्डर टू द इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। आवर गवर्नमेंट केयरफुली डिजाइंड और नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम, हमारे कंट्री ने सभी लोगों को फूड ग्रेन्स अवेलेबल होने के लिए क्या किया, एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम दिया नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। इसमें मेनली टू कंपोनेंट्स है, एक होता है बफर स्टॉक, दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हमने क्लास 9th में बढ़िया से देखा है, पढ़ा है। तो यहाँ पर हम केवल सिंपली डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, कि बफर स्टॉक क्या होता है और पीडीएस क्या होता है। तो एज यू नो दैट पीडीएस is a program which provides the food grains and other essential commodities as subsidized price in rural and urban area। यानी जानते हैं कि जो पीडीएस सिस्टम है एक सरकार का प्रोवाइड किया हुआ प्रोग्राम है, जिसके द्वारा देश के सभी एरियाओं में जो रिक्वायर्ड पर्सन हैं उसको खाद्यान्न के साथ साथ आवश्यकता की वस्तुओं को प्रोवाइड करना, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो या फिर शहरी एरिया हो, सरकार का मेन उद्देश्य रहा है। इंडिया फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हैज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स इन द कॉमन पीपुल एट एन अफोर्डेबल प्राइस, यानी कि सरकार का मेन लक्ष्य रहा है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है कि फूड ग्रेन्स को कॉमन लोगों तक एक मिनिमम प्राइस तक उसको लेवल कराना है। ऐसा नहीं कि प्राइस इतना ज्यादा कर दे कि कॉमन पीपुल परचेज न कर पाए, उसको ले ना पाए, तो फिर से प्रोग्राम में कोई मतलब नहीं बनता है। द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज ऑन ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन and fixing the support price for procurement of wheat and rice to maintain their stock। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI इसको बोलते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, जो क्या करता है
स्टॉक करता है, फूड ग्रेन्स को परचेज करके आम पब्लिक से स्टॉक करता है और वहां से परचेज किया हुआ या स्टोर किया हुआ जो फूड ग्रेन्स है डिस्ट्रीब्यूट होता है पीडीएस के माध्यम से। तो आप लोगों ने इसको देखा है, हमारी चर्चा नहीं करेंगे इस पर और आगे देखते हैं। The FCI resource food grains from the farmers at the government announced minimum support price. द गवर्नमेंट, देखिए मेनली यहाँ पर हम समझा देने का प्रयास करूंगा आपको कि पीडीएस सिस्टम में जो दो फंक्शंस हैं, बफर स्टॉक एंड पीडीएस, इसमें होता क्या है। तो बफर स्टॉक में क्या करती है, गवर्नमेंट जो है फार्मर से परचेज करती है, जिसके पास सरप्लस फूड ग्रेन्स होता है उससे गवर्नमेंट क्या करती है, उसको परचेज कर लेती है और एफसीआई में उसको स्टोर कर लेती है। इसके बाद वो स्टोर ग्रेन्स को पीडीएस के माध्यम से वैसे एरियाओं में वैसे लोगों को प्रोवाइड करती है जो लोग परचेज नहीं कर पाते हैं या जो लोगों के पास उसकी कमी होती है खाद्यान्न की। तो मिनिमम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में जो है गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है ताकि सभी लोगों को जो कॉमन पीपुल है इससे वो बेनिफिट कर सकें। यही हमारी गवर्नमेंट की फूड सिक्योरिटी की प्रोग्राम्स है। आप लोगों ने भी देखा होगा, इसको राशन की दुकान या कोटे की दुकान बोलते हैं। डेली आय पर डे आपको न्यूज में मिलता है कि ये कोठेदारों ने इतनी चोरी की, इतना इस तरह से गबन किया माल को। तो अपनी समस्याओं को डेली जो पढ़ते हैं तो इसमें देखते होंगे। तो मेनली आपका ये है आपका इसमें टॉपिक्स में। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। एक लास्ट टॉपिक बचेगा जो हम इसको कल पढ़ेंगे। और मैं बता दे रहा हूँ आपको